नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल A3 एकेडमी पर। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। ठीक है, चलिए, तो आज एक ऐतिहासिक दिन है और इसका अपने एक ऐतिहासिक महत्व है। हम सबको पता है कि इसी दिन हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी। ठीक है, और आप लोगों को भी सरकार की तरफ से और इस बीमारी की तरफ से आजादी मिली हुई है। कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आजादी का गलत अर्थ निकाला जाए। हाँ, थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप टहलना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं या टीवी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कैद रहकर पढ़ाई जरूर करना है। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त के बाद आप ऐसा सोचो कि हमें तो आजादी मिल गई है तो हम लोग घरों से बाहर निकले और जाके घूमे। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से आजादी तो आपको मिलेगी, लेकिन कहीं और से ना मिल जाए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर किया करो। आप शेयर कर दिया करो। आपसे कुछ लोग हैं जिनसे लाइव चैट करते नहीं बनता और ना ही शेयर करते बनता। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आपको काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको प्लेलिस्ट भी नहीं मिलती हुई है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट कैसे मिलती है और लाइव चैट कैसे करते हैं और शेयर कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा देख लो। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट आपने अपने यूट्यूब चैनल पर A3 एकेडमी सतना डाला। ठीक है, पहला पोस्टर लगा दीजिए। तो A3 एकेडमी सतना जब आप डालोगे तो सर्च करोगे, तो सर्च के बाद ऊपर ही एक लोगो मिलेगा, जो लोगो हमारी शर्ट पे भी बना हुआ है। इस लोगो को जब आप टच करोगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा चैनल पूरा खुल जाएगा। सर दूसरी पिक लगाइए जो चैनल खुलता है लोगो के बाद। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये जब आप लोगों को टच करेंगे तो ये खुल जाता है। ठीक है, जहां पे आपको होम मिलेगा, जहां पे आपको वीडियो मिलेगी, एक जगह आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी। सर प्लेलिस्ट को वो किया हुआ है ना ब्लैक से, ठीक है, तो एक जगह आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हो जहां पे गोला भी सर ने लगाया होगा। उस प्लेलिस्ट को आपको क्लिक करना है। कर दिया आपने क्लिक। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहां पे देखिए कई सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। उसमें से एक प्लेलिस्ट होगी MP बोर्ड 12th अकाउंट की, अमित सर के द्वारा जो पढ़ाई जाती है, यानी अमित सर अकाउंट क्लासेस होगी 12th की। तो उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आप उसको क्या कर सकते हैं, पुराने लेक्चरों को देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको लाइव चैट करना है, जैसे कि काफी सारे बच्चों को पता नहीं है, शेयर करना है, तो आप ध्यान से देखिए, जो आपको लिंक भेजी जाती है उस लिंक को आप जैसे ही टच करते हैं तो कुछ इस प्रकार की पिक्चराइज आपको मिलती है और यहां पर लिखा होगा लाइव चैट और शेयर। तो शेयर को करेंगे तो वहां से व्हाट्सएप या फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं और लाइव चैट में क्लिक करके आप हमसे लाइव मैसेज में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सारी बातें थी जो जानना आपके लिए जरूरी थी। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें जरूरी हैं चैनल के लिए और मेरे लिए भी। तो अब स्टार्ट करते हैं। बच्चा जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ और जो आपके फ्रेंड है जिनको लग रहा है कि अभी तक नहीं जुड़े हैं, सो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम इसीलिए रखा है ताकि आप सुबह जल्दी जग जाया करो। ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अलाभकारी संगठन के वित्तीय विवरण का पार्ट 6 है। इसका मतलब बच्चों ये है कि पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी के बारे में। हम लोग थ्योरी के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। कहां तक के, प्राप्ति भुगतान खाते की। बच्चों अगर आप लोग मेरी शुरुआत से क्लास ले रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरी थ्योरी, पूरे सवाल पढ़ने वाले हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक भी आपको परेशान बच्चा नहीं होना है। ठीक है, तो आय व्यय खाता से आप क्या समझते हैं। अब देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राप्ति भुगतान खाते के सवाल किए। उसके पहले भी अगर वीडियो की बात की जाए तो वहां पे भी हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते के सवाल किए। उसके यदि पहले बात की जाए तो हम लोगों ने प्राप्ति भुगतान की कुछ थ्योरियां भी की। ठीक है, तो बात अगर की जाए तो यहां पर पहले क्या की गई, अब आप समझ रहे होंगे कि मुझे पढ़ाना कैसे है। देखिए, पढ़ा तो सब रहे हैं और पढ़ भी सब रहे हैं, लेकिन आप में पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में फर्क क्या है। फर्क यही होने वाला है कि मैं आपको रट्टू तोता नहीं बनाने दूंगा। मैं चीजें आपको समझा के करूंगा। 30 से 35-40 मिनट की जो भी अपन की क्लास होने वाली है वहां पर मैं आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला हूं। बस बच्चा एक चीज याद रखना, क्लास रेगुलर लेना। वो बात लगे किसी दिन क्लास ना हो, जैसे कि कल नहीं हो पाई, कुछ जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ा जिसके कारण से मैं कल क्लास नहीं ले पाया। लेकिन बच्चा यकीन मानो, अब जैसे कि आज एक बात की जाए तो छुट्टी का ही दिन है, 15 अगस्त है। ठीक है, आप सभी लोग तो घर पे होंगे, वरना इस टाइम पे तो आप सभी लोग ध्वजारोहण में होते, है ना। तो
फिर भी क्लास लगी है, संडे को भी क्लास लगेगी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी दिन अगर कुछ प्रॉब्लम है उसकी बात अलग है, बच्चा यहां पे रेगुलर क्लास होने वाली है तो बहुत ईमानदारी से जुड़िए और ट्रस्ट मानकर वीडियो को पूरा देखिए। सारी प्लेलिस्ट को पूरी प्लेलिस्ट में जितने वीडियो पड़े हैं उन सभी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप कहिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। बच्चा आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, ग्रुप भी बना के रखा है वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके पहले हम लोगों ने प्राप्ति भुगतान खाते से हम क्या समझते हैं थ्योरी पढ़ रखी है। प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं क्या होती हैं, प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं होता है, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाता था, रोकड़ खाते में अंतर बताइए। तो ये सारी थ्योरी हम लोग बच्चा पढ़ चुके हैं। प्रारूप भी हमने प्राप्ति भुगतान खाते का पढ़ा और जितने भी सवाल थे लगभग एक से लगा के 9 तक थे, वो सारे सवाल भी बच्चा हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पूरे एक एक सवाल मैंने बताए हैं वहां पर, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो के माध्यम से चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, और पुराने वीडियो को भी जरूर देखिएगा अगर आपने पुराने लेक्चर को नहीं दिख रहा है। और सारी किताबें, सारी नोट्स जहां से भी आपने पढ़ी हो, जो भी, यकीन मानिए उन सबको बंद करके और एक रेगुलर, क्योंकि क्या होता है कि काफी सारी स्कूलों से या जो भी जहां से भी मैटर आपको मिल रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन एकदम कंटिन्यू चीजें ये चल रही है। थोड़ा सा समय लगेगा, 2.5 से 3 महीने अगर आप हमसे जुड़ गए, मैं आपसे जुड़ गया, तो यकीन मानिए पूरी अकाउंट हम लोग खत्म कर देंगे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिलेंगी, टेस्ट भी होगा, याद रखना संडे को आपका टेस्ट होगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो तैयार रहिएगा। जितना भी मैं पढ़ा दिया हूं अब तक वो सारा चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, तो अपनी तैयारी बना के रखिएगा। चलिए मैं टाइम भी आपको दिए देता हूं, संडे सुबह 7 बजे से हम लोगों का लाइव टेस्ट होगा और आप लोगों से लाइव प्रश्न किए जाएंगे, आप कमेंट करिएगा उसका, ठीक है। जिन लोगों ने पुराने लेक्चरों सहित देखा होगा उनको बिल्कुल बनेंगे। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के, यहाँ पे थ्योरी, यहाँ पे सवाल सब कुछ कराए जाएंगे। बच्चा अपना साथ बना के रखो, है ना। ओके चलो ठीक है। तो आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं, बच्चा ध्यान से सुनो। हम सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो अलाभकारी संगठन होते हैं, अलाभकारी संगठन का मतलब होता है एक ऐसा संगठन, एक ऐसा व्यापार जहां पर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, वरन सामाजिक सेवा करने के उद्देश्य से जब कोई व्यापार या कोई संगठन काम कर रहा होता है उसे हम लोग अलाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। बच्चा मैंने आपसे बताया था क्योंकि इस संस्था का उद्देश्य ही लाभ कमाना नहीं होता है, इसलिए संस्थाएं प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। बच्चा हम लोगों ने प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में बात कर ली है और हम लोग बात कर रहे हैं आय व्यय खाते के बारे में। अभी आय व्यय खाता है क्या, ध्यान से समझना। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा मेरी बातों को पूरी सुना करो, कमेंट पर बात किया करो जब मैं कमेंट मांगा करूं, बाकी पूरी बातें एकदम लिसन केयरफुली सुना करो, क्योंकि मेरे हर शब्द में, हर पॉइंट में आपका टॉपिक है। मतलब जितने आप सावधानी पूर्वक अपनी स्कूल पे अपने टीचर को सुनते हैं या जो मेरे भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो जितने ढंग से आप मेरे को सुनते हैं, हो सकता है मैं स्कूल पे ना आ पाऊं या क्योंकि मेरी अपनी बहुत व्यस्तता है, ठीक है, तो स्कूल पे हो सकता है आप मुझे ना सुन पाएं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और बहुत सारे बच्चों से मैं रूबरू हो रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी खुद की एक व्यस्तता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर 30 से 40 मिनट आप लोगों के लिए निकालता हूं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके और आप लोगों से चैट करके, ठीक है। और जो भी मेरा थोड़ा सा ज्ञान है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। इस कोरोना काल पे अगर आपको कोई फ्री कोचिंग पढ़ा रहा है या जितना भी जहां तक करा रहा है तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा, ध्यान से समझो। रोकड़ बही और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर, रोकड़ बही और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर कोई भी गैर व्यापारिक संगठन, इस ध्यान समझना, रोकड़ बही और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर कोई भी गैर व्यापारिक संगठन किसी भी व्यापार की, अपने व्यापार की, कैसे व्यापार, गैर व्यापारिक की, ठीक है ना, मतलब जिसको उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो रोकड़ बही तथा प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर कोई भी गैर व्यापारिक संगठन अपनी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा सकती है। अपनी वास्तविक स्थिति का पता क्यों नहीं लगा सकती है, क्योंकि वहां पर उधार लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता है। हम सबको पता है कि प्राप्ति भुगतान खाता जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे अदत्त व्ययों का लेखा और पूर्वदत्त व्ययों का लेखा नहीं किया जाता था, वहां पर वही लेखे किए जाते थे, वहां पर वही लेखे किए जाते हैं जो उस वर्ष से ही नहीं, किसी भी वर्ष के हों, अगर वहां पे मिले हो तो उनका लेखा वहां पर किया जाता था। ये खासियत हुआ करती थी बच्चा किसकी, प्राप्ति भुगतान खाते की। तो प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही के आधार पर
अलाभकारी संगठन की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चला करता था एक वित्तीय वर्ष के अंत में। बच्चा जब जब मैं बात एक वित्तीय वर्ष की करता हूं तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की मैं बात कर रहा हूं। ये एक वित्तीय वर्ष होता है जो कि लागू है हमारे यहां पे, ठीक है, ओके, ठीक है। हालांकि आरबीआई के 1 जुलाई से 30 जून होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। जब आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है, ठीक है। तो बच्चा एक वित्तीय वर्ष के अंत में संस्था को कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई या कितना आय हुआ या कितना व्यय हुआ, इस बात का पता प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि इसमें उधार लेन देनों का लेखा होता नहीं है। हो सकता है कि वर्ष के अंत में, हो सकता है वर्ष के अंत में कुछ प्राप्तियां शेष हो, यानी मिलना बाकी हो जो इसी वर्ष की हो, लेकिन चूंकि आप सबको पता है अगर यहां पर नहीं प्राप्त हुई है प्राप्ति भुगतान खाते में तो उनका लेखा यहां पर नहीं करते हैं। अब हो सकता है वर्ष के अंत में कुछ भुगतान भी देना शेष हो, लेकिन चूंकि वो नहीं दिए गए इसलिए उनका लेखा यहां पर नहीं किए जाते हैं, जबकि वो इसी वर्ष से होते हैं। अब सपोज दैट कि मान लो मैं एक वित्तीय वर्ष, इसी वित्तीय वर्ष का मैं लेखा तैयार कर रहा हूं, बात को समझना, और मुझे यह पता करना है कि मेरे वित्तीय वर्ष में मेरी वित्तीय स्थिति कैसी है। वित्तीय स्थिति का मतलब होता है मेरी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है व्यापार में, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटस का पता कैसे चलेगा? अगर मैं करेक्ट आय व्यय खाता बना लेता हूं। प्राप्ति भुगतान खाता नहीं, पता है क्यों? क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में मान लो मुझे 12,000 रुपया रोहन से प्राप्त हुए चंदे के रूप में, ठीक है, वो मैंने लिख दिए। मुझे 15,000 रुपया मोहन से प्राप्त होने वाले हैं इसी वर्ष का, लेकिन चूंकि होने वाले हैं इसलिए मैं उसका लेखा यहां पर नहीं कर सकता हूं। या मुझे बिजली का 10,000 रुपया चुकाना है, अब देखो इसी वर्ष का चुकाना है, लेकिन अगर मैंने नहीं चुकाए हैं तो प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखे जा सकते थे। तो बताओ एक वित्तीय वर्ष के अंत में क्या मैं वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता था अपने व्यापार की, गैर व्यापारिक की? नहीं लगा सकता था। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें उधार लेन देनों का लेखा नहीं किया जा सकता है। इसलिए बच्चा याद रखना, आय व्यय खाते का निर्माण किया जाता है, क्योंकि आय व्यय खाते में समस्त व्यय लिखे जाते हैं और समस्त आय लिखी जाती हैं। लेकिन बच्चा याद रखना, कैसी आय और कैसे व्यय हम सबको पता है कि जो मदें होती हैं 2 भागों में बटी होती है। एक तो होता है पूंजीगत मदें, याद रखना, बहुत आराम से समझना बच्चा, एक तो होती है पूंजीगत मदें और दूसरा होती है आगमगत या आयगत मदें। एक होती है पूंजीगत मदें और एक होती है आगमगत या आयगत मदें। आगमगत या आयगत एक ही होती है, परेशान मत होइएगा इसमें, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जब हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर पूंजीगत मदों का भी लेखा होता है, यानी कि पूंजीगत मदें में क्या आता है? पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान आते हैं। पूंजीगत मदों में क्या आता है? पूंजीगत प्राप्तियां, थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए आप बात को, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान, सॉरी, और पूंजीगत भुगतान, ठीक है। और अगर बात की जाए आय व्यय खाते या आगमगत मदों में तो इसमें आता है आगमगत आय, या अगर बात की जाए तो इसमें आती है आगमगत व्यय या आयगत, एक ही बात है, ठीक ना, आगमगत व्यय। ओके बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से समझो इसको। तो मैंने आपसे क्या बताया कि आय व्यय खाते में केवल और केवल आगमगत मदों का लेखा होता है। अब आगमगत मदों का मतलब क्या हो गया? आगमगत आय और आगमगत व्ययों का लेखा होता है। बच्चा याद रखना, यहां पर पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत आय भी वहां पर लिख सकता है और पूंजीगत भुगतान का लेखा यहां पर नहीं होता है। तो बच्चा याद रखना, यहां पर आगमगत आय और आगमगत व्ययों का लेखा किया जाता है। तो आय व्यय खाते से किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में उस संस्थान का, उस अलाभकारी संगठन का, उस गैर व्यापारिक संगठन का, उस गैर व्यावसायिक संगठन की वित्तीय स्थिति की हमें क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है। हमें पता चल जाता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंत में कितनी प्राप्तियां थी और कितने भुगतान थे, या कितनी आय थे या कितनी व्यय थे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी खर्चे लिखे जाएंगे या जो भी आय लिखी जाएगी वो उसी वर्ष से संबंधित होगी जिस वर्ष का हम लोग आय व्यय खाता बना रहे हैं। यानी कि जिस वित्तीय वर्ष का हम लोग आय व्यय खाता बनाते हैं उसी वर्ष के आय और उसी वर्ष के व्यय का लेखा हम आय व्यय खाते में करते हैं। बच्चा याद रखना, आय व्यय खाते को कुछ लोग लाभ हानि खाता भी कहते हैं। वास्तव में सही भी है, क्योंकि लाभ हानि, देखो आय का मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि आय का मतलब यहां से लाभ से होता है और व्यय का मतलब यहां पे किससे होता है? हानि से होता है। लेकिन बच्चा याद रखना कि गलती से आप लाभ या हानि खाता मत लिखना। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि हम सबको पता है कि जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं
जो गैर व्यापारिक संगठन होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, और बच्चे जब उनका उद्देश्य ही लाभ कमाना नहीं होता तो लाभ हानि खाता कैसे बना सकते हैं। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है कि लाभ हानि खाता की तरह होते हैं लेकिन लाभ हानि खाता नहीं होते हैं। एक लेखा शास्त्री थे जिनका नाम था डावर। डावर ने तो यहां तक कह दिया कि आय व्यय खाता एक प्रकार का लाभ हानि खाता है। याद रखना, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा है, तो याद रखना डावर ने कहा है कि आय व्यय खाता एक प्रकार का लाभ हानि खाता है, लेकिन चूंकि लाभ हानि खाता इसे नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गैर व्यापारिक संगठन है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, और जिन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता वो संस्थाएं बच्चा लाभ हानि खाता नहीं बनाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे याद रखना कि जो आय व्यय खाता है वो केवल अलाभकारी संगठन ही नहीं बनाते वरन पेशेवर व्यक्ति भी बनाते हैं। बच्चा इस चीज को याद रखना कि इसको कौन बनाता है, पेशेवर व्यक्ति भी बनाता है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी, जिन लोगों ने पुराने लेक्चरों को लिया होगा वहां पर मैंने बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाते को भी कौन कौन लोग बनाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते को भी गैर व्यापारिक संगठन तो बनाते ही हैं, गैर व्यापारिक के साथ अलाभकारी संगठन जो एक ही है बनाते ही हैं, साथ साथ पेशेवर व्यक्ति भी बनाते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने पुराने लेक्चरों को नहीं देखा होगा उन्हें पता ही नहीं होगा कि पेशेवर व्यक्ति क्या होते हैं। तो बच्चा एक बार फिर से सुन लो, हालांकि मैं पुराने सेशन पे बता चुका हूं। पेशेवर व्यक्ति का मतलब होता है कि वो लोग जो अपने पेशे से पैसे प्राप्त करते हैं, फीस प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं तो मेरा पेशा एक शिक्षक है, यानी कि मैं एक शिक्षक, मेरा पेशा पढ़ाना है, ठीक है, जहां से मुझे पैसे प्राप्त होते हैं, फीस प्राप्त होती है। एक डॉक्टर है जो देखता है उसको फीस प्राप्त होती है, एक वकील है आपका केस लड़ता है उसको फीस प्राप्त होती है, एक इंजीनियर। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पेशेवर व्यक्ति। तो पेशेवर व्यक्ति के द्वारा भी आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। बच्चा आपसे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए आय व्यय खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है, और ऑप्शन सुनिएगा, पहला अलाभकारी संगठन, दूसरा पेशेवर व्यक्ति, या तीसरा ये दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये दोनों, यानी कि अलाभकारी संगठन और पेशेवर व्यक्ति ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही आय व्यय खाता तैयार करते हैं। तो आय व्यय खाता क्या था, आय व्यय खाते का मतलब होता है कि जब रोकड़ बही और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर हमें किसी भी गैर व्यापारिक संगठन की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सकता है, क्योंकि इसमें उधार व्ययों का लेखा नहीं किया जाता है। इसमें चालू वर्ष और गत वर्ष और आगामी वर्ष सभी का लेखा कर दिया जाता है, किसमें, प्राप्ति भुगतान खाते में। इस कारण से एक ऐसा खाता तैयार किया जाता है जहां से एक वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक स्थिति का पता चल सके, इसलिए हम आय व्यय खाता खोलते हैं। इस आय व्यय खाते में आगे जब हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसा होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। बच्चा याद रखना, आय व्यय खाते में केवल आगमगत मदों का लेखा होता है, और आगमगत मदों का मतलब होता है आगमगत आय और आगमगत व्यय। बच्चा याद रखना कि आय व्यय खाते में पूंजीगत मदों का लेखा नहीं होता, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतान का लेखा यहां पर नहीं करते। जबकि बच्चा आप सबको पता है कि प्राप्ति भुगतान खाते में आगमगत आय और आगमगत मदें, आगमगत आय और आगमगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतान, इन दोनों का लेखा होता है। तो बच्चा ये इंपॉर्टेंस है आप सभी के लिए, क्योंकि डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन कर सकता है कि आय व्यय खाते में सम्मिलित होती है कौन सी मद, और ऑप्शन सुनिएगा, आगमगत मदें, दूसरा पूंजीगत मदें, या सी या तीसरा ए, मतलब पहला और दूसरा दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना, गलती से पहला और दूसरा दोनों मत लिख देना, क्योंकि यहां पर केवल और केवल आगमगत मदें ही का लेखा किया जाता है, ना कि पूंजीगत मदों का लेखा किया जाता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आगमगत मदें क्या होती हैं और पूंजीगत मदें क्या होती हैं। आगे चल के हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहां तक की कहानी बच्चा आप सभी लोगों को क्लियर है ना? ओके, देखो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि पढ़ा तो हर कोई रहा है, अकाउंट पढ़ भी हर कोई रहा है, लेकिन आपके जैसे बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं और यहां जैसे बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं। तो एकदम सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे। देखो, पढ़ाई में कोई भी कमजोरी नहीं होने वाली है, यानी कि आप याद रखना यहां पर एक चीज से समझौता नहीं हो सकता, वो है गुणवत्ता से। यानी कि मैं भले आपको 20 मिनट की क्लास दूं या 40 मिनट की क्लास दूं, लेकिन मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता के जाऊंगा, वो सारी चीजें बता के जाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भले थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए। तो बच्चा परेशान मत हो, मन से दिल लगाकर वीडियो को देखो तो मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी दूसरी थ्योरी की। तो ये तो थी पहली थ्योरी। आप लोग डावर का स्टेटमेंट भी याद रखिए, जिसने कहा था कि आय व्यय खाता एक प्रकार का लाभ हानि खाता है, लेकिन चूंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, अतः इसे हम लोग लाभ हानि खाता नहीं कह सकते हैं, ठीक है। प्रगति जरूर होती है लाभ हानि खाते की तरह, लेकिन लाभ हानि खाता नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ओके बच्चा, चलो ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी दूसरी थ्योरी की। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि सर दूसरी थ्योरी है, ये तो बहुत आगे की थ्योरी है। हाँ, आज की दूसरी थ्योरी है। वैसे अगर बात की जाए तो जो भी थ्योरी हो, क्रम आपने लिखा होगा उस क्रम के आगे की है। ठीक है, आज की ये दूसरी थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी है क्या? तो दूसरी थ्योरी है आय व्यय खाते की विशेषताएं बताइए। आय व्यय खाता की विशेषताएं बताइए। आय व्यय खाता की विशेषताएं बताइए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आय व्यय खाता बनाते समय, आय व्यय खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाले या वाले योग्य बातें, ध्यान रखे जाने वाली प्रमुख बातें लिख दो। चलो, प्रमुख बातों को लिखिए या समझाइए। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, ये दोनों थ्योरी एक ही हैं। मैंने दोनों क्यों लिखी? मैंने दोनों इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में घुमाने के लिए दे देगा कि आय व्यय खाते की विशेषताएं बताइए, और या तो दे देगा आय व्यय खाता बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली प्रमुख बातों को लिखिए। अब ये दोनों ही हैं तो दोनों का अर्थ एक है और दोनों का आंसर भी सेम है। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके की चीजों के लिए भी आप लोग क्या रहिएगा, तैयार रहिएगा। अब देखो, आय व्यय खाते की हम लोग विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी विशेषताएं प्रमुख होती हैं। ठीक है, एक एक करके अपन बात करेंगे और एक एक विशेषताओं का अपन पोस्टमार्टम करते जाएंगे। बिल्कुल पोस्टमार्टम होगा एक एक विशेषताओं का। ठीक है, अगर बात की जाए पहली, तो पहली विशेषता है प्रकृति, नेचर। किस प्रकृति का होता है? बच्चा, हम सबको पता है कि प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक प्रकृति का होता है। याद है आप सभी लोगों को ना, प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक प्रकृति का होता है, जबकि आय व्यय खाता किस प्रकृति का होता है? नाम मात्र प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? नाम मात्र प्रकृति का होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है नाम मात्र खाते की। ठीक है, नाम मात्र प्रकृति का होता है। अब देखो बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं कि लाभ हानि खाता किस प्रकृति का होता है, तो याद रखना लाभ हानि खाता भी नाम मात्र प्रकृति का होता है। पता है क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आय व्यय खाता लाभ हानि के जैसा ही होता है, तो लाभ हानि खाता भी नाम मात्र प्रकृति का होता है। बच्चा यहां पर याद रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछा जाएगा कि आय व्यय खाता किस प्रकृति का होता है, तो बच्चा याद रखना आय व्यय खाता नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? नाम मात्र प्रकृति का होता है। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आगे चल के हम लोग और भी खाते पढ़ेंगे, जैसे कि पुनर्मूल्यांकन खाता, वो भी नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। जैसे कि वसूली खाता, वो भी नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ रहे थे, तो प्राप्ति भुगतान खाता केवल वास्तविक प्रकृति का होता है। बाकी जितने भी खाते हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाद भी पढ़ेंगे, वो मोस्टली नाम मात्र प्रकृति के ही होते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, व्यय। क्योंकि आय व्यय खाता है तो व्यय कहां लिखेंगे? व्यय डेबिट पक्ष में लिखेंगे। अब बच्चा, यहां पे ऐसी क्या चीज थी कि मैं आपको मोस्टली बता रहा हूं, ध्यान से समझो। व्यय इसमें डेबिट में लिखे जाते हैं। जब आप वहां पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जो प्राप्तियां होती हैं वो डेबिट में होती हैं। अब देखो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना भाई, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन हो जाएगा। सर, प्राप्ति का मतलब कहीं ना कहीं आय से है, भुगतान का मतलब कहीं ना कहीं व्यय से है, तो वहां तो प्राप्तियां डेबिट में होती थी, यहां व्यय डेबिट में है। ऐसा क्यों बच्चा? इसलिए क्योंकि वहां वास्तविक प्रकृति का खाता होता था और यहां नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है। तो आप मेरे से कहोगे कि सर व्यय डेबिट है, इसका मतलब नाम मात्र खाता प्रकृति है। बिल्कुल, पता है क्यों? आप सबने एक रूल पढ़ रखा होगा नाम मात्र खाते की प्रकृति का, कि जो समस्त व्यय होते हैं, बच्चा ध्यान से समझना, जो समस्त व्यय होते हैं वो डेबिट होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम, और समस्त जो आय होती है वो क्या होती हैं? वो क्रेडिट होती हैं। तो समस्त व्यय क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और समस्त आय क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये बातें आपने 11th में पढ़ी हुई थी ना, कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। समस्त व्यय एवं हानियां डेबिट होते हैं और समस्त आय एवं लाभ क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं।
किस में? नाम मात्र प्रकृति में। आपने पढ़ा था बच्चा, याद है कुछ? व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। वस्तुगत खाते में आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। नाम मात्र खाते में समस्त व्यय एवं हानियां डीआर, समस्त आय एवं लाभ सीआर। ये सारी बातें बच्चा आपने जान रखी थी। अब आप में से लगता होगा कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो यहां पे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चा जरूरत है इस बात की। देखो चूंकि नाम मात्र खाता है और व्यय कहां होंगे? डेबिट। तो व्यय कहां होंगे? बोले सर डेबिट होंगे। बच्चा यहां पर तो अभी आप रट्टा मार सकते हो कि आय व्यय खाते की प्रकृति डेबिट होती है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे वहां पर आप आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, लाभ हानि संयोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाता, इतने सारे खाता पढ़ोगे उनकी प्रकृति, तो भूल जाओगे बच्चा कि आय व्यय खाता किस प्रकृति का होता है। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को रट्टा मार लिया और समझ लिया कि क्योंकि ये नाम मात्र प्रकृति का होता है और जितने भी खाते नाम मात्र प्रकृति के होते हैं उन सब में व्यय कहां होगा? डेबिट होगा। और चूंकि आय व्यय खाता नाम मात्र प्रकृति का होता है इसलिए इसमें व्यय कहां होते हैं? डेबिट होते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? व्यय कहां होते हैं? डेबिट होते हैं। अब बच्चा अगर बात की जाए तीसरे की, तो तीसरा होता है आय। अब सिंपल सी बात है, समस्त आय एवं लाभ कहां होते हैं? बोले सर क्रेडिट होते हैं। तो कहां होंगे? बोले सर क्रेडिट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्यों? क्योंकि समस्त आय एवं लाभ जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। कहां? नाम मात्र प्रकृति के खातों में। और चूंकि आय व्यय खाता एक नाम मात्र प्रकृति का होता है, इसके जो क्रेडिट होंगे क्या? बोले सर आय इसमें क्या होंगे? बोले सर क्रेडिट होंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए तो क्या है? तो आगे यदि बात की जाए तो इसमें है आगमगत लिख दो। चलो क्या लिख लो? आगमगत। हम सबको पता है कि इसमें कैसी मदों का लेखा होता है, तो इसमें आगमगत। और कैसी आगमगत? इंपॉर्टेंट, चालू वर्ष। अब याद रखना, आगमगत चालू वर्ष की भी हो सकती हैं, आगमगत अग्रिम वर्ष की भी हो सकती हैं, और आगमगत जो बीत गया है उस वर्ष की भी हो सकती हैं। ठीक है ना? करेक्ट है ना? ठीक है। तो यहां पर कैसे वर्ष की आगमगत व्ययों का लेखा होता है? तो चालू वर्ष की आगमगत व्ययों का और आयों का लेखा होता है आगमगत। अब देखो अगर हम मद लिख देते हैं तो फिर दोनों मतलब आ जाता है। आगमगत मदों का लेखा होता है, क्योंकि मदों में फिर आगमगत आय और आगमगत व्यय दोनों आ जाते हैं। तो आगमगत मदों का लेखा होता है। और कैसी आगमगत मद है? चालू वर्ष। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालू वर्ष क्यों? क्योंकि आपको यही तो समझना है ना, चीजें यही है। बात को समझो। आगमगत मदें क्या चालू वर्ष से भी होंगी? भाई जो वर्ष बीत चुका होगा उसकी भी रही होंगी, गत वर्ष की भी, जिसको हम लोग गत वर्ष कहते हैं, आगामी वर्ष की भी रही होंगी। लेकिन यहां पर केवल किसका लेखा होगा? यहां पर केवल और केवल चालू वर्ष की आगमगत मदों का लेखा होगा। ठीक है? ओके, क्लियर है? यहां पे चारों आपको याद हुआ। प्रकृति किस प्रकृति का होता है? नाम मात्र प्रकृति का होता है। नाम मात्र प्रकृति के जितने खाते होते हैं उनके व्यय हमेशा डेबिट होते हैं, आय हमेशा क्रेडिट होती है। बच्चा ध्यान से, व्यय डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आय क्रेडिट होती है। आगमगत मदें, इसमें केवल चालू वर्ष की आगमगत मदों का लेखा होता है। बच्चा अभी अभी मैंने जब आय व्यय खाता पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल आगमगत मदों का ही लेखा होता है। और किस वर्ष? चालू वर्ष। क्योंकि जब हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे आगमगत पूंजीगत मदों का लेखा तो होता ही है। वो खर्चे किसी भी वर्ष से संबंधित हो, वो खर्चे किसी भी वर्ष से बच्चा संबंधित हो, उनका लेखा वहां पर होता था। ठीक है? तो कितनी विशेषताएं हो गई बच्चा? तो 4 विशेषताएं हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसकी 5वीं विशेषताओं के बारे में। यहां पे मिटा दिया क्योंकि नीचे लिखता तो हो सकता है आपको नहीं दिखता। ठीक है? तो बच्चा हम लोग 5वीं विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे याद रखना, अदत्त व्यय, अदत्त व्यय, अदत्त व्यय को याद रखना बकाया व्यय भी कहते हैं। ठीक ना? अदत्त व्यय को किस व्यय के नाम से जाना जाता है? बकाया व्यय। मैं लिखे दे रहा हूं वरना आप कहोगे सर हमको बकाया व्यय मिला, हमको आपने समझाया नहीं था। तो अदत्त व्यय या बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, इनका भी यहां पर लेखा किया जाता है। बच्चा कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? तो कुछ का मतलब यह है कि अदत्त व्ययों पूर्वदत्त व्ययों का लेखन नहीं किया जाता था, तो कहां पर? प्राप्ति भुगतान में। लेकिन यहां पे किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? यहां पर जो अदत्त व्यय होंगे वो जोड़े जाएंगे आय व्यय खाते में, और पूर्वदत्त व्यय क्या होंगे? घटाए जाएंगे। अब ऐसा क्यों? इस बात को समझो। ऐसा क्यों? इस बात को समझो। ठीक है? अब देखो अदत्त व्यय मतलब होता क्या है? पता है अदत्त व्यय मतलब क्या होता है? अदत्त व्यय का मतलब, ध्यान से समझना, अदत्त व्यय का मतलब, अदत्त व्यय का मतलब उस व्यय से होता है, अदत्त व्यय का मतलब उस व्यय से होता है
कि जो हमने कर तो दिया है लेकिन उसका हमें पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं अपने लिए बात करूं तो ठीक है, हमने कर तो दिया है लेकिन हमने उसका पैसा अभी प्राप्त नहीं किया है, यह कहलाता है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब ऐसे व्यय, वे व्यय जो हो तो गए हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया होता। आप ऐसे समझ सकते हो, वो व्यय जो हो तो गए हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया होता। सपोज दैट कि इस मार्कर से मैं लिख रहा हूं, इस मार्कर को मैं खरीद कर लाया था, मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूं लेकिन मैंने अभी पैसे इसके नहीं दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, अदत्त व्यय। तो वो खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं, याद रखना अब मैं चीजें बता रहा हूं आपको, वो खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं लेकिन जिनका भुगतान चालू वर्ष में नहीं होता, ऐसे व्ययों को कहते हैं अदत्त व्यय। ऐसे व्ययों को कहते हैं अदत्त व्यय, क्योंकि वो पैसा, वो खर्चा चालू वर्ष का था, इसलिए चालू वर्ष में इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं लेकिन जिनका भुगतान चालू वर्ष में नहीं किया जाता है, ऐसे खर्चों को अदत्त व्यय कहते हैं, क्योंकि ये खर्चे चालू वर्ष के थे, भले वो चालू वर्ष में प्राप्त नहीं हुए लेकिन चूंकि खर्चे चालू वर्ष के थे। याद रखना इस बात को, मैंने क्या बताया कि मेरी बातों को ना बहुत अच्छे से सुना करो। अकाउंट का जो मास्टर हूं ना, वो 8-10 दिमाग काम करते हैं, 2-3 दिमाग तो छत के ऊपर सुखाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत आराम से सुनना। तो जो अदत्त व्यय है वो क्या होता है, जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं, ये व्यय चालू वर्ष के होते हैं लेकिन इनका भुगतान वर्ष के अंत तक नहीं किया जाता है, लेकिन चूंकि उस वर्ष के हैं इसलिए इनको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ जाएगा, भले ये प्राप्त नहीं हुए हैं उस वर्ष में। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा, कहने का मतलब है कि वो आय या वह व्यय भी लिखे जाएंगे जो भले इस वर्ष प्राप्त नहीं हुए हों, अगर इस वर्ष के हैं तो उनका लेखा यहां पर करेंगे, लेकिन अगर इस वर्ष प्राप्त हो गए हैं और इस वर्ष के नहीं हैं तो उनका लेखा यहां पर नहीं करेंगे। बहुत ही यूनिक लाइन में आए हुए खाते की बोल रहा हूं, जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाने वाला है यार। ध्यान से समझ बात को। चालू वर्ष के लेखे यहां पर लिखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से चालू वर्ष के, जो चालू वर्ष से संबंधित होते हैं। अब कोई यदि ऐसा खर्चा है, मान लो 2020 लगा हुआ, 2020 का कोई खर्चा है, भले वो नहीं प्राप्त हुआ, यहां पर जोड़ देंगे। 2020 का कोई खर्चा है, वो मिल गया, यहां पर जोड़ देंगे। 2022 का कोई खर्चा था या खर्चा होने वाला है, 2019 का कोई खर्चा था जो इस साल प्राप्त हुआ, नहीं जोड़ेंगे। समझ गए ना? तो यहां पर वही लेखे करेंगे जो इस वर्ष से संबंधित होंगे। याद रखना बच्चा। और पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं कि जो व्यय चालू वर्ष से संबंधित नहीं होते हैं लेकिन चालू वर्ष में उनका भुगतान कर दिया जाता है। जैसे कि सपोज दैट हम ये मार्कर लेने, अब जैसे कि ये मार्कर खत्म हो जाएगा, हमें दूसरा मार्कर लेने जाना था, हम कल ही जाके पैसे दे आए और मार्कर 1 हफ्ते बाद ला रहे हैं, ये 1 साल बाद ला रहे हैं, तो वो खर्चे जो चालू वर्ष से संबंधित नहीं थे लेकिन जिनका भुगतान चालू वर्ष में कर दिया गया है, वो व्यय पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। क्योंकि ये पूर्वदत्त व्यय थे, पहले ही कर दिए गए हैं और चालू वर्ष से संबंधित नहीं है, इसलिए इनको घटा दिया जाता है। क्योंकि इस वर्ष से संबंधित थे, भले पैसा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए बच्चा इन्हें जोड़ दिया जाता है। तो क्लियर हुआ अदत्त व्यय और पूर्वदत्त व्यय के बारे में। तो एक लाइन पे अगर मैं बोलूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि आय व्यय खाते में अदत्त व्ययों एवं पूर्वदत्त व्ययों का लेखा किया जाता है। और कैसे किया जाता है, तो बच्चा याद रखना, अदत्त व्ययों को जोड़ा जाता है और पूर्वदत्त व्ययों को क्या किया जाता है, तो पूर्वदत्त व्ययों को बच्चा घटाया जाता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, इतना तो सारी बातें आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब याद रखना यहां पर पूंजीगत मदों का लेखा नहीं होता। ठीक है, ये तो खैर बता ही चुका हूं, लेकिन जरूरत है नहीं, फिलहाल देख भी लो। पूंजीगत मदों का लेखा यहां पे नहीं होता। अब पूंजीगत मदों में दोनों आ जाते हैं, एक तो आता है पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना बच्चा। ठीक है, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां और एक होता है पूंजीगत भुगतान। ठीक है, ओके बच्चा, पूंजीगत भुगतान, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पूंजीगत भुगतान, ठीक है, तो आपको समझना क्या है, समझना यह है कि ना तो पूंजीगत प्राप्तियों का लेखा होता है, ना ही पूंजीगत भुगतान का। क्यों? क्योंकि पूंजीगत मदों का ही लेखा नहीं होता। तो मैंने लिखा कि यही तो इसकी विशेषता है कि इनमें पूंजीगत मदों का लेखा नहीं किया जाता। ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, जब हम लोग आय व्यय खाता स्टार्ट किए हैं। अब अगर बात की जाए तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब जितने इंपॉर्टेंट दे सकते हो इसको दे सकते हो। क्या? चिट्ठा। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताइए आय व्यय खाते के आधार पर चिट्ठा क्या तैयार किया जाता है? बिल्कुल तैयार किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर क्या चिट्ठा तैयार किया जाता है? नहीं तैयार किया जाता। आय व्यय खाते के आधार पर चिट्ठा तैयार किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। आपको क्रम याद आया? मैंने आपको बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाता, याद रखना, ध्यान से देखो, थोड़ा सा सारी चीजों को रिलेट करके काम करना है। यहां पे मैंने आपको बताया था प्राप्ति भुगतान खाता, इस आधार पर मैंने आपको बताया था आय व्यय खाता, और फिर मैंने आपको बताया हुआ था
फिर मैंने आपको बताया हुआ था यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा, क्या बताया हुआ था, आर्थिक चिट्ठा। अब एक बात बताओ मेरे को कि आर्थिक चिट्ठा किस आधार पर बनेगा, बोले सर आय व्यय खाते के आधार पर। प्राप्ति भुगतान का सा, बोले सर रोकड़ खाते के आधार पर, रोकड़ बही के आधार पर। तो रोकड़ बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता, और आय व्यय खाते के आधार पर कैसे क्या तैयार किया जाता है, आर्थिक चिट्ठा। कहानी समझ में आ रही है। रोकड़ बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता, और आय व्यय खाते के आधार पर क्या तैयार किया जाता है, तो आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। अब देखिए एक नंबर पे आपको दे देगा सत्य सत्य में कि प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर चिट्ठा तैयार किया जाता है। बताइए कथन सत्य है कि असत्य है, सरासर गलत है। क्यों गलत है भाई, चिट्ठा तो आय व्यय खाते के आधार पर तैयार किया जाता है, ना कि प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर तैयार किया जाता है। ओके ठीक है, चलो कितनी विशेषताएं लिख ली यार अपन, 6 लिख लिए ना। चलो 2 ठो और देख लेते हैं, ठीक है। 7वीं क्या, ध्यान से समझना, 7वीं जो इसकी विशेषता है वो क्या होती है, समायोजन, एडजस्टमेंट। तो यहां पर बच्चा याद रखना कि समायोजन का लेखा नहीं किया जाता है, समायोजनों का लेखा यहां पर नहीं किया जाता है। कि किया जाता है, किया जाता है बच्चा, समायोजनों का लेखा यहां पे किया जाता है। देखो यार ऐसा मत पढ़ो यार, समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता था तो कहां, प्राप्ति भुगतान खाते पर। यहां समायोजनों का लेखा किया जाता है, यानी कि यहां पे हास और अशोध ऋण, इन सभी का लेखा यहां पर बच्चा होगा, याद रखना। तो अशोध ऋण और हास इन दोनों का लेखा और भी जो एडजस्टमेंट है उनका लेखा यहां पर किया जाता है। जबकि अगर बात की जाए तो प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता था। क्लियर है बच्चा, ओके है ना, कंफर्म है। चलो एक आखिरी लाइन देख लेते हैं, यहां पर रोकड़ शेष क्या है बच्चा, रोकड़ शेष का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रोकड़ शेष यहां पर निकालते ही नहीं है। तो यहां पर क्या निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं अधिक या कमी। क्या निकालते हैं, अधिक या कमी, अधिक या कमी। अब बच्चा एक चीज थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो तो कहानी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आय व्यय खाते के बारे में पूरा हो जाएगी। क्या करना है अपने को, अधिक या कमी, ठीक है। आपको अधिक दिख रहा होगा, कमी हो सकता है ना दिख रही हो, ठीक है, अधिक या कमी। तो इसको मिटा देते हैं फिर लिखते हैं, है ना, ठीक है, अधिक या कमी। बस ये लास्ट है, इसको देख लो, बाकी अपन कल देख लेंगे। ओके, अधिक या कमी, ध्यान से देखो। अच्छा कुछ चीजें वहां पे मैंने लिखी थी तो वो हो सकता है यहां का बोर्ड ना दिखता हो, है ना, दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान रखे जाने वाली योग्य बातें पूरा दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान रखे जाने वाली लिखा होगा ना। यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी थी हो सकता है ना दिखी हो आपको बाद में, वो प्राप्ति भुगतान करके उसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले उसको फिर से कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, वहां पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है, प्राप्ति भुगतान खाता। मैं चिट्ठे में जब था तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैंने वहां पे लिख दिया था, वहां पे नहीं दिख रहा था। और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर क्या तैयार किया जाता है, हालांकि मैं बोल दिया था, मेंशन इस चीज को कर दिया था। तो आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, और आय व्यय खाते के आधार पर क्या तैयार किया जाता है, तो आय व्यय खाते के आधार पर चिट्ठा तैयार किया जाता है। बच्चा मैंने बताया था कि प्राप्ति भुगतान खाता बनाने का आधार क्या है, तो रोकड़ बही है। क्या है बच्चा, रोकड़ बही है, इस चीज को बहुत अच्छे से मेंशन कर लेना। और आय व्यय खाते का बनाने का आधार क्या है बच्चा, प्राप्ति भुगतान खाता है। और चिट्ठा बनाने का आधार क्या है, तो बच्चा आय व्यय खाता है। क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। रोकड़ बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता, और आय व्यय खाते के आधार पर चिट्ठा तैयार किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता किस प्रकृति का होता है, ये होता था वास्तविक प्रकृति का, और ये किस प्रकृति का होता था, तो ये होता था नाम मात्र प्रकृति का। इंपॉर्टेंट बात और क्या थी, चूंकि ये नाम मात्र का था इसलिए इसमें व्यय डेबिट होते थे, और चूंकि ये वास्तविक था इसलिए इसमें जो प्राप्तियां होती थी वो डेबिट होती थी, ठीक है। ये बात वहां पे मैंने थोड़ा सा मेंशन की थी, लेकिन चूंकि हो सकता है आपको दिखी ना हो उस टाइम पे, तो क्योंकि वे में आते आते थोड़ा ज्यादा ही मैं चला गया वहां पे, ठीक है। चलो तो मैं बता रहा था कि इसमें रोकड़ शेष नहीं आता, इसमें क्या आता है, अधिक या कमी। देखो जब हम लोग बात करेंगे आय व्यय खाते के बारे में, आज तो हम लोग बात करना नहीं है, तो बच्चे यहां पे याद रखना हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान से समझो। भी यहां पे हम लोग करने वाले हैं व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर। अभी मैं कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, मैं केवल आपको अधिक या कमी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया यहां रोकड़ शेष नहीं होता है, ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यहां पे होती है इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर जैसे कि डेबिट होती है तो डेबिट में मैंने कर दिया, और इनकम जैसे कि क्रेडिट होती है तो यहां पे मैंने
क्रेडिट में कर दिया। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझना। अगर सपोज दैट कि इनकम का अमाउंट ज्यादा है, मतलब ये पक्ष ज्यादा है, ठीक है, और ये पक्ष क्या हुआ, कम है, तो जो कमी आएगी वो क्या आएगी, वो कहलाएगा अधिक। क्या कहलाएगा, अधिक कहलाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का शुद्ध हिंदी में मतलब यह है कि यदि आय ज्यादा है किससे, व्यय से, तो जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कहलाएगा। और यदि व्यय ज्यादा है किससे, आय से, तो अंतर क्या कहलाएगा, कमी कहलाएगा। तो यहां कोई रोकड़ शेष नहीं आएगा, यहां कमी और क्या आएगा, अधिक। अगर इधर का शेष ज्यादा है इधर का कम है तो यहां अधिक होगा, और यदि इधर का शेष ज्यादा इधर का कम तो यहां क्या होगा, कमी होगा। अब आप एक चीज और याद रख लेना, प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा कहां आता था, डेबिट होता था, लेकिन यहां का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ओके बच्चा, क्लियर है यहां तक कहानी। चलिए इसके आगे की कहानी और इसके आगे की कल हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी के बाद कल हम लोग सवाल भी इसके स्टार्ट कर देंगे, अगर क्लास हो जाएगी पूरी थ्योरी तो। ठीक है, क्योंकि समझौता तो कुछ भी नहीं होने वाला, भले कल की क्लास में भी हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कशन करें। आपको मेरी क्लास कैसी लगी इसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, कमेंट किया करो। कमेंट करते नहीं बनता तो भाई पूछा करो कमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और स्नेह इसी तरीके से मेरे प्रति बना के रखिए, भरोसा करिए। अगर मैंने वादा किया कि आप लोगों को मैं पूरी अकाउंट पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी अकाउंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बाय।